इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, इससे पहले कि मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ाऊँ, मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पता होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पता है? चलो ठीक है, देख लेते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लीजिए एक रिएक्शन है A गिव्स B। इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, रेट दिस इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पुराना वाला तरीका? या मैं रेट लिखना चाहूँ तो रेट अभी नए वाले तरीके से। ये जो तरीका है ये पुराना एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, और मैंने अभी एक और तरीका आपको रेट ऑफ रिएक्शन का बताया जिसे लॉ ऑफ मास रेट लॉ से लिखा था आपने। तो क्या लिखा था, आपने क्या लिख दिया, K⁴n, ऐसा कुछ। अगर मैं दोनों एक ही रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ तो भैया चाहे किसी भी मेथड से आप लिखो, क्या दोनों रेट सेम होगा? तो अगर दोनों रेट सेम है तो क्या दोनों रेट को मैं एक साथ लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे हाँ। तो माइनस dA/dt दिस इज इक्वल्स टू K⁴n। माइनस का साइन मैं इधर चेंज कर देता हूँ, तो dA/dt दिस इज इक्वल्स टू माइनस K⁴n। दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस रेट इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मैंने लिखा उसी की मदद से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दिया dA/dt दिस इज इक्वल्स टू माइनस K⁴n। यही हुआ, गुड। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले मैं dt को एक तरफ, a को एक तरफ लिखता हूँ। तो dA/A⁴n दिस इक्वल्स टू माइनस K⁴dt। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ dA/A⁴n इक्वल्स टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो बताओ बेटा, मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी को याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx की वैल्यू क्या होती है? x⁴n+1 अपॉन, क्या यही होता है, हाँ या ना? एक बार सोच लो। प्लस है, पक्का ना? ठीक है, अब इतने प्यार से कह रहे तो मान लेता हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो क्या आप इसको, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू x नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? -1। तो क्या ये फॉर्मूला काम कर सकता है इसके लिए? नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ln x लिखना होगा। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx जिसकी वैल्यू x⁴n+1 अपॉन n+1, और दूसरा आपने क्या लिखा 1/x dx जिसकी वैल्यू है ln x। तो ज़रा मुझे यहाँ पे देख के बताओ, इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ A⁻n dA दिस इक्वल्स टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt। बताओ क्या इसके लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बस n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो बताओ सेम फॉर्मूला लिखूँगा, क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A⁴ बताओ बेटा -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1 दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखूँगा, -K⁴ प्लस एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट ये लगा दिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो बहुत आसान है। ये आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक एक करके ये जो इक्वेशन है इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं।
ये कब काम नहीं करेगा? दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल व्हेन n इक्वल्स टू 1। जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो काम नहीं करेगा, इसलिए कौन सा काम करेगा? ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है ना? ओके, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं ये वाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखूंगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या कहेगा? dA बाई dt दिस इज इक्वल्स टू k माइनस के a टू द पावर 0, ये लिखेंगे। तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, dA दिस इज इक्वल्स टू माइनस के dt। अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? मिला इंटीग्रेशन ऑफ dA दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? a दिस इज इक्वल्स टू माइनस के, इसकी वैल्यू क्या आ गई? t प्लस सी। यहाँ पे मैंने c क्या लिखा है? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने i लिखा है, यहाँ पे c क्यों? तो यहाँ पे भी i कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये c क्या हो गया आपका? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताओ c की वैल्यू पता करना है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, अगर मैं टाइम t की जगह पे 0 रख दूँ तो शुरू ही नहीं हुआ रिएक्शन, उस केस में a की वैल्यू क्या होगी? a0। क्या a की वैल्यू a0 होगी? स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो a की वैल्यू क्या हो गई? a0। अगर दोनों वैल्यू उठा करके ऊपर पुट करोगे तो a0 क्या आ जाएगा? a0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा? a0। हाँ या ना? यही c की a0 वैल्यू उठाओ और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, और फिर आपको एक नई इक्वेशन मिलेगा a दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस a0। थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप के टी की वैल्यू निकाल सकते हो, a0 माइनस a, कुछ ऐसा। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? 1/t a0 माइनस a। क्या यही लिखोगे बेटा? हाँ या ना? या अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो क्या कर दोगे? वही सेम फॉर्मूला a0 माइनस a बाई टी। ये किसके लिए है जल्दी बताओ? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? कौन सा ऑर्डर बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला इक्वेशन, जरा ऊपर वाला इक्वेशन एक बार वापस ले लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं t की वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं k की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि एक बार k एक बार t, दोनों बातें सेम है। ओके, ग्राफ अगर मैं इस वाले इक्वेशन का बनाऊँ, ग्राफ हमारे पास किसका है? a दिस इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस a0। क्या आप ज़रा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इसको करते समय जब आपने ये काम किया उसमें क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी दिख रहा है? मन की आंखों से देखोगे दिख जाएगा। y क्या है? m क्या है? माइनस के। t क्या है? t तो t ही है, x है ना t, और प्लस c। तो y एक्सिस पे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ तो इसमें y एक्सिस पे क्या रखना होगा? a। x एक्सिस पे क्या रखना होगा बेटा? t। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? इंटरसेप्ट कौन सा है? इंटरसेप्ट क्या है? a है ना? a पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से कहीं से ग्राफ शुरू होगा। स्लोप बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे की तरफ टेंड करेगा। बताओ इसका स्लोप है क्या बेटा? चलिए इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हुआ? जीरो ऑर्डर है। इसके जस्ट बाद हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कर लेंगे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में यही n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन dA बाई dt दिस इक्वल्स टू माइनस के a टू द पावर 1 लिख दिया। यहीं से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं? dA बाई a
दिस इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, या लिख सकता हूँ 1/a डी ए, दिस इक्वल्स टू माइनस के डी टी। चलो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब बताओ 1/x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अभी लिखा था 1/x dx की वैल्यू क्या होगी? ln x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ln a, दिस इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर कौन सा था? 2 हो गया था ना, ये इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे एट टाइम t इक्वल्स टू 0 a के जगह पे मुझे लिखना चाहिए a0, और अगर ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा ln a0, दिस इक्वल्स टू c। तो और ये वैल्यू उठाऊँ c वाला और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ तो फाइनली एक नया इक्वेशन मिलेगा ln a, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a0, कुछ ऐसा। बताओ बेटा क्या ये मैं इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ? अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को ऐसे लिखूँगा तो क्या मैं इससे के टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ वापस से? आप कहेंगे हाँ, के टी इक्वल्स टू क्या हो गया? ln a0 माइनस ln a, हाँ या ना? बताओ ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाई b। तो के टी दिस इक्वल्स टू ln a0 डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ से k की वैल्यू अगर मुझे पता करना हो तो क्या होगा? 1/t ln a0 बाई a, या t की वैल्यू पता करना हो तो 1/k ln a0 बाई a लिखें। लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम ln में के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते बल्कि किसके फॉर्म में करते हैं? लॉग के फॉर्म में, तो मुझे इसको किस में बदलना होगा? लॉग में। तो बताओ बेटा, तो k का फाइनल वैल्यू क्या होगा? 2.303 बाई टी लॉग a0 बाई a, और इसी तरीके से t इक्वल्स टू हो गया 2.303 बाई k लॉग a0 बाई a। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो बेटा? इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन नंबर 4 का आपको ग्राफ बनाना है। चलो शुरू हो जाओ। इक्वेशन नंबर 4 का आप जल्दी से ग्राफ बना दो। इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ ln a दिस इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a0। क्या ये y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया? बताओ y एक्सिस पे और x एक्सिस पे क्या रखना चाहिए मुझे? y एक्सिस पे क्या लिखना चाहिए? ln a, और x एक्सिस पे लिखना चाहिए t। इंटरसेप्ट बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव बेटा? पॉजिटिव। स्लोप फिर से एक बार, स्लोप किसका क्या होगा? माइनस के, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरसेप्ट इस बार भी क्या होगा? ln a0। तो इस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर आप घर से करके लेके आएंगे, सभी लोग होमवर्क में लिख लेंगे। सेकेंड ऑर्डर का आप पूरा आप घर से करके लाओगे, ठीक है ना? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सेकेंड आप घर से करके लेके आओगे। ज़रा एक इक्वेशन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
ln a नॉट बाई a दिस इज इक्वल्स टू kt, यही है ना। अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2.303 log a नॉट बाई a दिस इक्वल्स टू kt। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log a नॉट बाई a दिस इज इक्वल्स टू, बताओ बेटा, k बाई 2.303 t, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखूँ, y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में दिखेगा, c तो है ही नहीं। देखो ये y हो गया, ये m, ये x, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इस बार y एक्सिस पे क्या रहेगा, log a नॉट बाई a, x एक्सिस पे क्या रहेगा, t। क्या कोई इंटरसेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं। तो ओरिजिन से शुरू होगा, क्या स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका बेटा स्लोप बता दो कितना है बेटा, k बाई, ठीक, इस ग्राफ को भी आप नोट कर लेंगे। तो सेम रिएक्शन अगर मैं फॉर गैसियस फेज लिखूं बेटा, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर में। तो क्या पी आई बाई पी हो जाएगा, हाँ या ना, लिखेंगे। इसे चेंज कर देता हूँ, इफ अ रिएक्शन if a reaction A gives B plus C, if a reaction A gives B plus C is a gaseous phase reaction, यानी कि अगर मैं इन सबको क्या मान के चलूँ बेटा कि गैसियस फेज रिएक्शन है, तो मैं एट टाइम टी इनिशियल प्रेशर की बात करूँ तो पी आई है, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 जो ए का इनिशियल प्रेशर होगा उसे क्या बोल देता हूँ, पी आई। उस टाइम क्या बी का और सी का अपना कोई प्रेशर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो प्रेशर कहाँ से रहा होगा। लेकिन अगर एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, इसमें से एक्स कम हो गया, एक्स प्रेशर ए का कम हुआ, तो जितना प्रेशर ए का कम होगा उतना बी का बनेगा और उतना ही सी का। देखो इसका 1 मोल कम हुआ तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल, इसका एक्स कम हुआ तो इसका एक्स बनेगा और इसका एक्स, तो इसका क्या बन गया एक्स और इसका क्या बन गया एक्स। तो बेटा पी इनिशियल आपको बताइए जल्दी से क्या है, पी इनिशियल क्या है, पी आई ही है, कोई बात नहीं। लेकिन पी फाइनल बताओ क्या है, पी फाइनल क्या है, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो बताओ फाइनली पी आई की वैल्यू क्या हो गई, पी फाइनल की वैल्यू क्या हो गई, पी आई प्लस एक्स। तो क्या यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो गई, पी एफ माइनस पी आई। क्लियर हुआ या नहीं। अगर ये एक्स की वैल्यू मैं इसमें डाल दूँ, बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, पी आई माइनस एक्स, और इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे पी आई माइनस पी एफ माइनस पी आई। बताओ फाइनली क्या लिख दूंगा, पी आई माइनस माइनस प्लस, तो 2 पी आई माइनस पी एफ। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, पी ए का। पी ए कुछ और नहीं बल्कि ए है, और पी आई कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ए नॉट है। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप अभी आपने किसकी वैल्यू लिखी, क्या आपने के की एक वैल्यू लिखी थी, बताओ बेटा के की वैल्यू क्या लिखी, के इक्वल्स टू 2.303
आपने लिखा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट माइनस ए। यहाँ पे ए नॉट कौन है? ए नॉट कुछ और नहीं बल्कि क्या है? पी आई। और ए कुछ और नहीं बल्कि क्या है? पी ए। पी आई का मतलब क्या हुआ? इनिशियल कितना प्रेशर था और फाइनल कितना प्रेशर हुआ। इस बार यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे तो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी आई की जगह मैं पी आई लिख रहा हूँ, जबकि पी ए की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 2PI माइनस पी एफ। तो गैसियस फेज के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये इसी केस के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है। लेकिन अगर आपने इस टाइप का रिएक्शन बदल दिया तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है ना? एक नोट पॉइंट आपको ज़रूर लिखना चाहिए। मान लो किसी भी गैस को, ध्यान से सुनना, किसी भी गैस को किसी मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी भी मेटल को हम कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो क्या मेटल का जो सरफेस एरिया है वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? पहले ध्यान से सुन लेना मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए एक मेटेलिक सरफेस को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे H2+ C2H6, आगे हम लोग निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम लिखा करते थे, याद आ रहा है? तो किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन के लिए हम मेटेलिक सरफेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो मेटेलिक सरफेस जो है, क्या वो डिपेंड करता है कि उसका कौन प्रोडक्ट कितना बनेगा, रेट कितना होगा या नहीं? तो क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले आपको प्रेशर देखना होगा। अगर प्रेशर हाई है तब क्या होगा, और अगर प्रेशर लो है तो क्या होगा? जैसे सोचो ज़रा, अगर प्रेशर लो है, कोई एक मेटल ले लूँ, हाँ ये है मेटल, मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। अब मुझे गैस के पार्टिकल को, लो प्रेशर है तो गैस के पार्टिकल इधर उधर भाग रहे होंगे, तो जितना गैस का पार्टिकल इसके ऊपर आके एडजॉर्ब होगा, जितना एडजॉर्ब होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से रेट बढ़ेगा। जितना एडजॉर्प्शन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर को बहुत हाई कर दूँ, हाई प्रेशर की वजह से जितने पार्टिकल थे पहले से उस सरफेस को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो क्या अब सरफेस डिपेंड करेगा रेट पर? क्योंकि पहले तो सरफेस जितने थे अवेलेबल हुआ करते थे लो प्रेशर पे, लेकिन अभी हाई प्रेशर पे जितना आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो सारे मॉलिक्यूल आकर के इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुके हैं। अब अगर आप बात करोगे तो क्या और मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आके बैठ पाएंगे? तो क्या सरफेस इस बार मैटर करेगा? नहीं। तो लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, for gaseous phase reaction when we use metal as a catalyst, पॉइंट चेंज करेंगे और लिखेंगे when we use a metal as a catalyst, इसमें लिखेंगे at low pressure it behaves like first order kinetics, या it follow first order kinetics. At low pressure it follow first order kinetics and rate of reaction depends on the surface area of the catalyst. And rate of reaction depends on the surface area of the catalyst. Second point, at high pressure, reaction occur zero order kinetics, या reaction follow zero order kinetics. At high pressure reaction follow zero order kinetics. Surface area does not depend on the rate of reaction. Surface area does not depend on its
रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस एरिया पहले से क्या हो गया है, भर गया हाई प्रेशर पे, इसलिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। जब प्रेशर लो होगा तो ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट, और प्रेशर हाई होगा तो ऑर्डर कौन सा होगा, सेकेंड। इस बात को ध्यान देना, जब भी कभी गैस की बात की जाएगी तो प्लेटिनम अगर या फिर कोई भी मेटेलिक सरफेस डाला गया है तो हाई प्रेशर पर डाला जाएगा तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, जीरो, और लो प्रेशर पर डाला गया है तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, वन ऑर्डर फॉलो होगा। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब लास्ट हेडिंग आज के लेक्चर का हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ, आधा जीवन। हाँ, सारी चीज़ें जीरो ऑर्डर की तरह फॉलो करेंगे, और अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो सारी चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर का फॉलो करेंगे। कौन कौन सा कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जिसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब कोई मुझे बताएगा? हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, आधा जीवन? अच्छा, लिखेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, टी आधा। इसका मतलब यह हुआ, हाफ लाइफ टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, मान लो आपने एक रिएक्शन 1 किलो लेके चला है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वो जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा। आपको वो टाइम देखना है जिस पे वो 1 किलो किस में कन्वर्ट हो जाए, आधा किलो बचे। इसका मतलब आधा किलो ख़त्म हो गया, तो अपने इनिशियल वैल्यू का 50% डिकम्पोज हो गया। तो उस टाइम को जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा बचे या आधा डिकम्पोज हो चुके या रिएक्ट कर जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ बोलेंगे। लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट टू कंप्लीट नहीं होना चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू रीच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हाफ देन इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टू रीच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हाफ देन इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा बच जाए तो तुरंत समझ लेना कि क्या है बेटा, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर, क्या कोई मुझे बताएगा जीरो ऑर्डर के लिए टी की जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्या लिखा था? बताओ बेटा। ए नॉट माइनस ए बाई के, क्या यही लिखा था? एट जब टी हाफ में कन्वर्ट होगा उस केस में जो ए है वो कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2, अपने इनिशियल वैल्यू का आधा बचेगा। अगर ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूँ तो मुझे टी हाफ की एक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, 1 बाई के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको? ए नॉट बाई 2k। क्या इस बार इनिशियल टी हाफ इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है बेटा या नहीं? कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन ज़्यादा अमाउंट लेके चलोगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगी। यही तो सिंपल सी बात है, हाँ या ना? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए नॉट। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताओ क्या लिखूं बेटा? टी की वैल्यू जल्दी से बता दो, क्या लिखूं?
2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, क्या यही लिख दूँ? अब एट टाइम टी की जगह पे क्या लिख दूँ? टी हाफ। तो बताओ ए की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए नॉट बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया। तो इस हिसाब से मुझे टी हाफ का एक नया फॉर्मूला मिला, 2.303 बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट बाई 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, ए नॉट को मार देगा। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला मुझे मिला वो हो गया 2.303 बाई के लॉग 2। क्या किसी को log 2 की वैल्यू याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बटवाया था 0.30। इसको कैलकुलेट करोगे, बताओ क्या होगा? 6.9 कैलकुलेट करके देखो। 0. अरे भाई क्या 096। ये कैलकुलेशन तो आता होगा। अरे यार ये देख लो, चलो आया 0.693 बाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बस एक बात बताओ, देख के बताओ, क्या यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू है कहीं? तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो आप क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ? कहो तो पूछ लेता हूँ, पक्का? चलो पूछ लेता हूँ। एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, एक रिएक्शन है ए गिव्स बी। जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ था, यानी कि T 50%, उसमें लगा था टाइम 2 घंटे। कितना टाइम लगा था? 2 घंटे। तो जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हुआ, उस टाइम जो टाइम लगा वो लगा 4 घंटे। तो आपसे पूछा जा रहा है, आप बताओ ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया था, कितने टाइम में? 2 घंटे में। और रिएक्शन 75% कंप्लीट हुआ कितने टाइम में? 4 घंटे में। और आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन? अब ज़रा ऐसे देखो, अगर मान लो आप 100 लेके चल रहे हो ए को, तो 2 घंटे के बाद वो कितना बचा? 50। और अगले 2 घंटे के बाद वो कितना बचा? 25। तभी तो 75% कंप्लीट होगा ना भाई। तो बताना ज़रा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना परसेंट चला गया? 50% चला गया। तो ये क्या टी हाफ नहीं आ गया? टी हाफ कितना है? 2 घंटे। अब अगर इस इतने रिएक्शन को देखा जाए तो फिर से आपको टी हाफ कितना दिख गया? 2 घंटे। इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है? ए नॉट, मतलब ए नॉट की वैल्यू कितना है? 50। इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ए नॉट की वैल्यू क्या है? 100। क्या टी हाफ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू क्या है? नहीं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो गए? तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि इसमें इतना परसेंट इतने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, इतना परसेंट इतने घंटे में, फिर आप देख लो क्या टाइम चेंज हो रहा है। अगर हाँ तो इसका मतलब बताओ बेटा, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो आप कहोगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सोचो जरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये क्या होना चाहिए था? ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हाफ। तो इसका मतलब पहले ए नॉट ज़्यादा था तो टी हाफ 2 घंटे लगा, तो दूसरे टाइम में ए नॉट कम है तो टी हाफ भी कम हो जाना चाहिए था। कितना घंटे लगना चाहिए था? 1 घंटे लगना चाहिए था, हाँ या ना?
लेकिन यहाँ पे 2 घंटे और यहाँ पे भी 2 ही घंटे लग रहा है। क्या है बात क्लियर हो गई? एक छोटा सा प्यारा सा सवाल, छोटा सा क्यूट सा है ना। मान लो आप एक मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत गरीब आदमी हो और आप मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हो और आप माली हो, आपको फूल बेचना था, लेकिन उस दिन आपके पास बिल्कुल फूल नहीं है। आप टोकरा लेके गए और आपके टोकरे में एक भी फूल नहीं है। आप राम जी के चरणों में रख दिए और बोले अब आप ही देखो, आज मुझे पैसा कमाना लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राम के हाथों से एक फूल उस टोकरे में गिर गया। मैजिकल टोकरा था। टोकरे में जैसे फूल गिरा, हर 1 मिनट पे वो फूल डबल होने शुरू हो गया। 1 मिनट पे क्या होने लगा? डबल होने लगा। 12 बजे एग्जैक्टली, 9 बजे वो टोकरा में पहला फूल गिरा था और 12 बजे एग्जैक्टली वो टोकरा पूरी तरह से भरा हुआ था। आपसे बताना है कि जब टोकरा आधा था तो कितना टाइम हो रहा था? 11:59। और जब टोकरा 1:14 था तो मतलब 25% था तब 11:58। बड़े टैलेंटेड है यार तुम लोग तो। पहले पूछा था ये सवाल? अच्छा, ये तो केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, फिर पहले कैसे पूछ लिया? ओ, अभी तक मतलब इससे पता चलता है कि तुम लोग पहले लेक्चर से मुझे ध्यान से सुन रहे हो, है ना। ओके ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने हाफ लाइफ ध्यान से पढ़ लिया, सुन लिया। आज का आपका काम होगा, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनटेक्स के 1 से लेकर 6 तक के सारे सवाल आपके सॉल्व होने चाहिए। इनटेक्स 1 से लेकर 6 तक के एनसीईआरटी के सारे सवाल हो जाने चाहिए। और एक्सेप्ट इसके पहले हम कौन सा है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, उसके पहले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। आज के लेक्चर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।